नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग YouTube पे इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को करते हैं और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैचेस देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, अर्थात कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है और आप बहुत प्रकार के कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। यहाँ पे कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स का हैंड रिटन नोट्स भी दिया जा रहा है। जो मेरे द्वारा जो इकोनॉमिक्स का लिखा हुआ नोट्स है वो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ से थियरी की क्लास पढ़ते रहेंगे और दूसरी तरफ आप नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहेंगे। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। टेस्ट दीजिए, देखिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में प्रश्न क्यों गलत होते हैं, क्या गलत हो रहा है, उस गलतियों को सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। अगर जो बात करें एडमिशन की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेंगे तो दोबारा आपको फीस सबमिट करना नहीं होगा। ये सारे कंटेंट ऑलवेज आपके पास पड़े रहेंगे। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स को नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो ये जो सामने नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आपको सभी बैच मिल जाएंगे। आपको उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बीपीएससी, टीआरई का बैच आपको मिल जाएगा। बिहार में सेट और बेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में सेट, उत्तराखंड में लेक्चरर, उत्तराखंड में एलटी, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, D++B, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, यहाँ पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग बैच मिल जाएंगे। एमबीएस, केबीएस अर्थात सभी परीक्षाओं के लिए आपको अलग अलग बैच मिल जाएंगे। बस आप ईमानदारी से मुझे एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होने वाली है। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन के तरफ, ठीक है। और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार में क्या समानता है। चलिए ठीक है, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार, इन दोनों में आपको कौन सी समानता देखने को मिलती है। तो देखिए, एकाधिकार क्या होता है। एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु का विक्रेता अकेला होता है, अर्थात अकेला विक्रेता होता है। जिससे हम भारतीय रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे टिकट का एकमात्र विक्रेता होता है, ठीक है। तो एकाधिकार क्या होता है, तो एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है। और एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार क्या होता है, तो एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार के अंतर्गत अनेक विक्रेता होते हैं। बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे अनेक विक्रेता होते हैं, लेकिन यहाँ पे समरूप नहीं बल्कि विभेदित वस्तु का उत्पादन होता है। जैसे मैं आपसे बताता हूँ कि अगर जो आप यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो आप देखेंगे एक व्यक्ति आता है
5 पावर बैंक के साथ में 5 पावर बैंक के साथ में लिए रहता है और सारे पावर बैंक जो होते हैं वो रंग में, रूप में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए, तो आपने ये बात तो समझ लिया कि एकाधिकारी बाजार, बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है, और एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार, बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें अनेक विक्रेता होते हैं लेकिन समरूप वस्तु नहीं बल्कि विभेदित वस्तु का उत्पादन करते हैं। विभेदित वस्तु का उत्पादन करने का मतलब कि ये वस्तुएं रूप में, रंग में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में सब एक दूसरे से अलग होती हैं। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं कि बड़ी संख्या में फर्म होती है, नहीं भैया, बड़ी संख्या में फर्में नहीं होती हैं। नीचे एकाधिकार के अंतर्गत अकेला फर्म होता है, नीचे की ओर झुका हुआ मांग वक्र होता है। बिल्कुल ठीक है, अगर जो आप पढ़ेंगे तो आपने, अगर जो आप थियरी को पढ़ रहे होंगे तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे ये क्या होता है, ये AR होता है और ये होता है MR। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि ये नीचे की ओर झुका होता है, सभी लोग का उत्तर ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एकाधिकारवाद में क्या होता है भैया, एकाधिकारवाद में क्या होता है, एकाधिकारवाद क्या होता है, चलिए बताइए क्या उत्तर आएगा भाई? चलिए, अगला प्रश्न कि एकाधिकारवाद में होते हैं, एकाधिकारवाद में क्या होता है? ठीक है, ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि एक ही खरीदार होता है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। एकाधिकारवाद के अंतर्गत किसी वस्तु को खरीदने वाला क्या होता है, एक ही होता है। सो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। और इसके अंतर्गत अभी मैं आपको बता रहा था कि एकाधिकारात्मक बाजार, बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे एक ही क्या होते हैं, विक्रेता होते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि जब एक फर्म दूसरे से कीमत या उत्पादन या दोनों निर्धारित करने में सहयोग करे तो इस प्रकार की बाजार स्थिति को क्या बोलते हैं? सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है कि जब एक फर्म दूसरे से कीमत या उत्पादन या दोनों निर्धारित करने में सहयोग करें तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये अल्पाधिकार के अंतर्गत मिलता है ना। अल्पाधिकार क्या होती है, अल्पाधिकार, अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे कुछ विक्रेता होते हैं, जहां पे कुछ विक्रेता होते हैं, जहां पे थोड़े विक्रेता होते हैं, जहां पे थोड़े विक्रेता होते हैं, जहां पे 10 या 12 से कम विक्रेता होते हैं। ठीक है, जहां पे 12 से कम विक्रेता होते हैं और 12 से कम और 2 से अधिक विक्रेता होते हैं, अधिक विक्रेता होते हैं। ठीक है, अधिक विक्रेता होते हैं। और अल्पाधिकार के अंतर्गत ही कार्टेल का निर्माण होता है। कार्टेल क्या होता है, स्वतंत्र फर्मों का संगठन होता है और कार्टेल कीमत को कम से कम निर्धारित करता है ताकि सभी फर्मों का लाभ भी हो और कोई नई फर्म उद्योग में एंट्री न कर पाए। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो अल्पाधिकार क्या होता है, तो अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कुछ विक्रेता होते हैं, थोड़े विक्रेता होते हैं, 2 से ज्यादा विक्रेता होते हैं, 12 से कम विक्रेता होते हैं। यहाँ पे जो कुछ विक्रेता या थोड़े विक्रेता होते हैं ये क्या होते हैं, ये स्वतंत्र फर्मों के संगठन के माध्यम से कार्टेल का निर्माण करते हैं। और कार्टेल क्या होता है, कार्टेल निर्धारित करता है कि हम लोग अपनी वस्तु को कितने में बेचेंगे। जैसे ओपेक की बात करें तो ओपेक तेल निर्यात कंपनी है ना, तो ओपेक क्या करता है कि कम से कम कीमत निर्धारित की जाए ताकि इस उद्योग में नई फर्म की एंट्री न हो पाए। तो कपटपूर्ण कपटपूर्ण अल्पाधिकार। अगला कि यदि किसी वस्तु की कीमत 20% वृद्धि होती है और पूर्ति की कीमत लोज 1.5% के समान है तो पूर्ति की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ? क्या खूबसूरत सा प्रश्न है, बेहतरीन सा प्रश्न है। थोड़ा आराम से करिएगा, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहा करिए। ललिता जी, राम नारायण जी, SN जी,
ज्योति चौरसिया जी, संजय बहादुर लाल जी, रंजीत कुमार जी, ठीक है। सभी लोगों से निवेदन है, इतने सारे लोग क्लास में जुड़े हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। तो यहाँ पे अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या पूछ रहा है कि पूर्ति की मात्रा में कितना परिवर्तन होगा। तो जो लोग एप्लीकेशन पे क्लास पढ़ रहे हैं, अभी हम जब आप लोगों को पूर्ति के बारे में पढ़ा रहा था तो वहां पे एक फॉर्मूला हमने बताया कि अगर जो पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन पूछा जा रहा है तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन का फार्मूला क्या होता है, जिसे ईपी से भी इंडिकेट करते हैं, पूर्ति में परिवर्तन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पूर्ति में परिवर्तन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन को निकालना पड़ेगा। वस्तु की पूर्ति में हमें अनुपातिक परिवर्तन को निकालना पड़ेगा। तो चलिए अनुपातिक परिवर्तन को निकालते हैं। तो वस्तु में पूर्ति की अनुपातिक परिवर्तन क्या होता है, तो अनुपातिक, एक सेकेंड ध्यान से थोड़ा देखिएगा, एक सेकेंड रुक जाइए, ठीक है। तो वस्तु के पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन, तो अनुपातिक परिवर्तन क्या होता है, अनुपातिक परिवर्तन जिसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ईपी, ठीक है। ईपी इज इक्वल टू क्या होगा, वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन अपन मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन, ठीक है। वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन, एक सेकेंड, वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन अपान कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, ठीक है। तो अब आप निकाल लीजिए क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कि वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन, तो कितना दिया गया है वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन, मूल्य में पहले देखिए मूल्य में वस्तु की कीमत अर्थात मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। और पूर्ति की कीमत लोच कितनी दी गई है, पूर्ति की कीमत लोच दी गई है 1.5। तो ऐसी स्थिति में वस्तु की पूर्ति का अनुपातिक परिवर्तन क्या हो जाएगा, तो वस्तु की पूर्ति का अनुपातिक परिवर्तन अर्थात वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन इंटू कीमत लोच, कीमत लोच क्या होगा 1.5, तो ये कितना आ जाएगा 30%, कितना आ जाएगा 30%। तो कितने की वृद्धि हो रही है, ये 30% की वृद्धि हो रही है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा, ए किसी ने नहीं बोला है, ए किसी ने नहीं बोला है। तो जितने लोग भी ये कर रहे हैं ठीक है। तो याद रखिएगा कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% वृद्धि होती है और पूर्ति की कीमत लोच 1.2 के 1.5 के समान हो तो पूर्ति की मात्रा में कितना परिवर्तन होगा, तो 20 इंटू 1.5, ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र बाजार शब्द का अभिप्राय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि स्वतंत्र बाजार क्या होता है। चलिए अब देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए जो अभी लास्ट में प्रश्न आया था न्यूमेरिकल, आपको थियरी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थियरी जब तक आप नहीं पढ़ेंगे ना तब तक बहुत प्रकार की कंफ्यूजन की स्थिति में आप बने रहेंगे। लेकिन एक बार अगर जो आपने ठीक तरीके से थियरी को पढ़ लिया तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि कहीं भी इधर उधर से कुछ आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एप्लीकेशन पे सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीज़ें दी जा रही है। बस आप मुझे इत्मीनान से वहाँ पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे फॉलो करिए, जितना भी कंटेंट मैं दे रहा हूँ आप ठीक तरीके से फॉलो करेंगे, सारी चीज़ें आपको 100% पेपर में मिलेंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई कि स्वतंत्र बाजार शब्द का क्या अर्थ होता है। तो स्वतंत्र बाजार क्या होता है, तो स्वतंत्र बाजार का मतलब होता है जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गए, जैसे कि अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, कनाडा हो गया, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ना सरकार का कोई बहुत बड़ा हस्तक्षेप नहीं होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण होगा। बाजार में वस्तु की मांग कितनी है, कैसी है, उसी के आधार पे उस वस्तु की कीमत का निर्धारण होगा।
तो यह एक ऐसा बाजार है जहां मूल्य निर्धारण आपूर्ति और मांग के नियमों द्वारा संचालित होता है, अर्थात मांग व आपूर्ति के द्वारा वस्तु की कीमतों का निर्धारण होता है। और मुक्त बाजार में सरकार के प्रतिबंध के बिना चीजें उपलब्ध होती है। बिल्कुल ठीक है, मुक्त व्यापार में सरकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर बी, यही बात एडम स्मिथ ने भी बोली थी, यही बात डेविड रिकार्डो ने भी बोली थी। अगला प्रश्न ये रहा कि हर बेचने वाला अपना दाम इस धारणा पर निर्धारित करता है कि विरोधी अपना दाम स्थिर रखेगा। यह किस नियम में कहा गया? चलिए, ये किस नियम के अंतर्गत कहा गया? आराम से बताइए। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं। और कोई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ए बी काफी विविधता आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दाम की बात हो कर रहा है, अर्थात कीमत की बात कर रहा है, यहाँ पे कीमत की बात कर रहा है, और एक जगह बात करता है पूर्ति की। तो जब पूर्ति की बात होती है तो वो कुर्नो का मॉडल है। कुर्नो साहब ने क्या बोला था? कुर्नो ने जो देयाधिकार मॉडल दिया था, तो कुर्नो साहब ने अपने देयाधिकार मॉडल के अंतर्गत कहा था कि एक विक्रेता जब अपनी कीमत को जब अपने उत्पादन को निर्धारित करता है तो दूसरे उत्पादककर्ता की पूर्ति को स्थिर मानता है। तो पूर्ति को स्थिर किसने माना था? वो माना था कुर्नो साहब ने। लेकिन यहाँ पे दाम अर्थात कीमत को स्थिर कह रहा है। तो कीमत को स्थिर किसने माना है? तो कीमत को एजवर्थ के मॉडल में स्थिर माना गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो हर बेचने वाला अपना दाम इस धारणा पर निर्धारित करता है कि विरोधी अपना दाम स्थिर रखेगा। तो विरोधी अपना कीमत स्थिर रखेगा, ये बात बताते हैं एजवर्थ साहब। लेकिन एक विक्रेता जब उत्पादन करता है तो दूसरे विक्रेता की पूर्ति को स्थिर मान लेता है, ये बात कही थी कुर्नो के द्वारा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आराम से और ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि कीमत विभेद तब संभव होता है। कीमत विभेद कब संभव होता है भाई? कीमत विभेद संभव होता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि कीमत विभेद कहाँ पे देखने को मिलता है। तो कीमत विभेद एकाधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, एकाधिकार के अंतर्गत कीमत विभेद देखने को मिलता है। और एकाधिकार क्या होता है? बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें अकेला विक्रेता होता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं रेलवे की, तो जैसे रेलवे में कीमत विभेदीकरण देखने को मिलता है ना। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, कीमत विभेदीकरण का उदाहरण अगर जो मैं आपको बताऊं, तो जैसे ये ट्रेन है, ठीक है ना। तो ट्रेन है, तो ट्रेन में 3 क्लासेस होती हैं। एक होती है जनरल क्लास, ठीक है, दूसरी होती है स्लीपर क्लास, ठीक है, और तीसरी होती है एयर कंडीशन, ठीक है, तो जनरल क्लास की जो टिकट की दर होती है वो बहुत कम होती है। इनकी जो टिकट की दर क्या होती है? जनरल क्लास की टिकट की दर कम होती है। स्लीपर की थोड़ी सी ज्यादा होती है लेकिन एसी से कम होती है। और सबसे ज्यादा टिकट की दर किसकी होती है? एयर कंडीशन की होती है, एसी की होती है कि नहीं होती है? हाँ, तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? पहले आप उत्तर बताइए। तो कीमत विभेदीकरण का मतलब क्या होता है? तो कीमत विभेदीकरण, पहले आप उत्तर करिए, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो देखिए कीमत विभेदीकरण क्या होता है? तो एकाधिकार के अंतर्गत कीमत विभेदीकरण देखने को मिलता है। और एकाधिकार क्या होता है? बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे अकेला विक्रेता होता है। जैसे मैंने रेलवे का उदाहरण दिया, रेलवे में एक जो ट्रेन है वो एक समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पे एक समय सीमा के अंदर ही जाएगा, चाहे आप जनरल में यात्रा करें, चाहे स्लीपर में करें, चाहे एयर कंडीशन में करें। लेकिन फिर भी आपकी उपयोगिता के आधार पे आपसे कीमत अलग अलग लिया जाता है कि भाई कंफर्टेबल यात्रा करना चाहते हैं तो एसी में जाइए,
थोड़ा कम कंफर्टेबल चाहते हैं तो स्लीपर में जाइए, सबसे ज़्यादा कम कंफर्टेबल में चाहते हैं तो जनरल में चले जाइए, ठीक है ना। तो वस्तुओं के स्वभाव के कारण, ठीक है, वस्तुओं के स्वभाव के कारण बात बिल्कुल ठीक है। विशिष्ट उपभोक्ताओं के कारण बिल्कुल ठीक है। एसी का टिकट लोग खरीदने वाले भी हैं, जनरल का भी खरीदने वाले हैं, और इसमें इसे कानूनी स्वीकृति भी मिला हुआ है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि उपरोक्त में से एक से अधिक, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है कि मामले में उद्योग मांग वक्र और क्षैतिज राजस्व वक्र एक समान होते हैं। कहां पे भैया, किस प्रतियोगिता के अंतर्गत ऐसा देखने को मिलता है? किस प्रतियोगिता के अंतर्गत ऐसा देखने को मिलता है? चलिए, सो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर ए। अच्छा ठीक है, वो कौन सा प्रश्न था? मोनोपोली वाला था। ठीक है, मैं कल कराऊंगा इसको, ठीक, दोबारा करा दूंगा। कोई कंफ्यूजन है तो मैं कल दोबारा करा दूंगा, कल पहले ही प्रश्न में लेकर के आऊंगा इस प्रश्न को, ठीक है ना। चल, क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, सब डी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत भी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, एकाधिकार, एकाधिकार क्या होता है? तो एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें फर्म ही उद्योग होता है। तो एकाधिकार क्या होता है? तो एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें अकेला विक्रेता होता है, अकेला विक्रेता होता है। और अकेला विक्रेता होगा, इसका मतलब कि एक फर्म होगा, एक फर्म होगा, और ये जो फर्म होगा ना, यही उद्योग होगा। ये जो फर्म होगा यही क्या होगा? उद्योग होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि वह कौन सा मॉडल है जिसमें उत्पादक यह मानता है कि उसका प्रतिद्वंदी उसके उत्पाद की कीमत वर्तमान स्तर पर स्थिर रखेगा, चाहे उत्पादक स्वयं भी कुछ कीमत तय करे। ये खूबसूरत सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा। चलिए, कि वह कौन सा मॉडल है जिसमें उत्पादक यह मानता है कि उसका प्रतिद्वंदी उसके उत्पाद की कीमत वर्तमान स्तर पे स्थिर रखेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप बात को समझिएगा, ठीक है ना, कि ये क्या कह रहा है कि वह कौन सा मॉडल है जिसमें उत्पादक यह मानता है कि उसका प्रतिद्वंदी उसके उत्पाद की कीमत वर्तमान स्तर पे स्थिर रखेगा, वर्तमान स्तर पे स्थिर रखेगा, चाहे स्वयं कुछ भी कीमत तय करे। तो अब जितने लोग भी बोल रहे हैं वर्टेंड मॉडल, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो अगर जो आपने वर्टेंड मॉडल को पढ़ा होगा तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो भाई थियरी पढ़िए, थियरी पढ़िए, क्योंकि थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होगी आपको कुछ इकोनॉमिक्स में वो प्रश्न समझ में ही नहीं आएगा। तो एप्लीकेशन पे सारी चीजें करवाई जा रही है, ठीक से एप्लीकेशन पे पढ़िए। जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा के तहत क्या होता है जब लंबी अवधि तक संचालन में रहने वाली बहुत सी फर्मों की प्रविष्टि और मूल्य प्रतिस्पर्धा के अभाव के कारण प्रत्येक फर्म अपनी पूर्ण क्षमता में बहुत कम उत्पादन करती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा सा प्रश्न है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा। एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा, ये कौन सी? अब एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा अलग अलग होती है। एकाधिकार के अंतर्गत अकेला विक्रेता होता है, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा बाजार। तो एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा बाजार क्या होता है? तो ये इसमें क्या होती है कि कई सारी फर्में होती हैं लेकिन समरूप नहीं, विभेदित वस्तु का उत्पादन करती हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है? सी बोल रहे हैं। तो एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा के तहत क्या होता है, जब लंबी अवधि तक संचालन करने वाली बहुत सी फर्मों की प्रविष्टि और मूल्य प्रतिस्पर्धा के अभाव के कारण प्रत्येक फर्म अपनी पूर्ण क्षमता से बहुत कम उत्पादन करती है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे अतिरिक्त क्षमता। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि यदि कोई एकाधिकारवादी अपने उत्पाद को आंतरिक बाजार में ऊंची कीमत पर बेचता है और बाहरी बाजार में कम कीमत के रूप में बेचता है तो उसे क्या कहा जाएगा? ये तो आसान सा प्रश्न है। कोई एकाधिकारवादी, कोई ऐसा विक्रेता जो अपने आंतरिक बाजार में अर्थात अपने देश के अंदर अपनी वस्तुओं की कीमतों को अपनी वस्तु की कीमत को ऊंचा रखता है, लेकिन दूसरे देश में जब वस्तु को ले जाता है तो वहां पे वो सस्ता बेचता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, डंपिंग बोल रहे हैं। तो डंपिंग जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। देश जो है वो डंपिंग करता है, और डंपिंग दो कारणों से किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि डंपिंग का मतलब क्या होता है। तो डंपिंग का मतलब ये होता है कि एक जो विक्रेता होता है ना, वो अपने द्वारा निर्मित वस्तु को अपने देश में अपने देश में महंगे कीमत पर बेचता है। ठीक है, वो अपने देश में क्या करेगा? अपने देश में वस्तु को क्या करेगा? महंगा बेचेगा, वस्तु को महंगा बेचेगा, और दूसरे देश में वस्तु को सस्ता बेचेगा। दूसरे देश में क्या करेगा? वो वस्तु को सस्ता बेचेगा, वस्तु को सस्ता बेचेगा। ठीक है, दूसरे देश में वस्तु को सस्ता बेचेगा। तो इसे ही हम लोग डंपिंग बोलते हैं। तो जब कोई उत्पादक या जब कोई देश के अंदर उस देश में निर्मित जो वस्तुएं हैं वो घरेलू अर्थव्यवस्था में महंगा बेचे और दूसरे देश में जा करके सस्ता बिके, तो इसे ही हम लोग डंपिंग बोलते हैं। और डंपिंग को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, किस नाम से? राशिपातन। ठीक है, और डंपिंग मुख्य रूप से दो कारणों से किया जाता है। डंपिंग के दो कारण होते हैं। तो पहला कारण ये होता है कि अगर जो अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तुओं की मांग है उससे ज्यादा अगर जो हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादन हो गया है, अर्थात पूर्ति हो गया है, तो हम इसे वैश्विक बाजार में लेके अंतरराष्ट्रीय बाजार में ले जाकर के कम कीमत पर इन वस्तुओं को बेच देते हैं। और दूसरा कारण ये हो जाएगा कि हम अपने आप को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थापित करना चाहते हैं। हम अपने आप को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थापित करना चाहते हैं, जैसे चाइना करता है। चीन बहुत डंपिंग करता है, वो अपने घरेलू अर्थव्यवस्था में वस्तुओं को महंगा बेचता है लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं को सस्ता बेचता है, ताकि कोई अन्य देश की कंपनी उसके साथ कंपीट न कर पाए। तो डंपिंग दो कारणों से होता है। पहला कारण ये है कि अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तु की मांग है उससे ज्यादा वस्तु का उत्पादन हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जो अतिरेक है उसे विदेशों में ले जाकर के सस्ता बेच दीजिए। और दूसरा कारण ये होता है कि विदेशों में हम वस्तुओं को इसलिए सस्ता बेचते हैं ताकि हम अपने आप को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थापित कर पाए। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, कि किस स्थिति में मूल्य विभेद लाभकारी होता है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, सभी लोग का फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। टेस्ट का रिजल्ट अभी तो मैं बता नहीं पाया आप लोगों को, लेकिन टेस्ट का रिजल्ट मैं बताऊंगा, है ना? टेस्ट का रिजल्ट अभी मैं बता नहीं पाया हूं आप लोगों को, लेकिन टेस्ट का रिजल्ट मैं बताऊंगा। आज ही बता दूं सेशन? नहीं, आज नहीं बताऊंगा। आज तो क्लास चलने दीजिए। आज क्लास होने दीजिए पूरी। हो सकता है कल बता दूं, ठीक है ना? कल बता दूंगा। चलिए ठीक है, कल बता दूंगा टेस्ट का रिजल्ट। जो कल टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट कल बता दूंगा। चल, तो क्या उत्तर आ रहा है? तो किसी स्थिति में मूल्य विभेद लाभकारी होता है। तो मूल्य विभेद क्या होता है? तो ये एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य विभेद देखने को मिलता है। और मूल्य विभेद का मतलब क्या होता है कि एक ही उत्पादन लागत की वस्तु को अलग अलग बाजारों में हम लोग अलग अलग कीमतों पर बेचते हैं। मूल्य विभेद का मतलब कि एक ही उत्पादन लागत की वस्तु को अलग अलग बाजारों में अलग अलग मूल्य पर बेचना ही मूल्य विभेद कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक साबुन बनाते हैं, ठीक है, एक आप साबुन बनाते हैं और ये साबुन 10 रुपए में आप बना लेते हैं, लेकिन इस साबुन को आप उत्तर प्रदेश में 15 रुपए में बेच रहे हैं। इस साबुन को आप बिहार
में ले जा करके 12 रुपए में बेच दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि बिहार थोड़ा गरीब है तो कम ही में बेच दो, उत्तर प्रदेश में थोड़ा पैसा है तो ज़्यादा में बेच दो। आप उत्तराखंड लेकर के चले गए तो वहाँ पे इतनी चीज़ें, इतनी फैसिलिटी है नहीं, तो आप उत्तराखंड में ले जाके 20 रुपया वसूल लिए। ठीक है, आप मध्य प्रदेश में ले जा करके मान लीजिए कि 13 रुपये वसूल लिए। तो यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है मूल्य विभेद। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि मांग की विभिन्न लचीलता के कारण, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक है, तो कोल्ड ड्रिंक भारत और जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, जैसे आपका नेपाल हो गया, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक बहुत बिकता है। क्यों? क्योंकि ये देश टेक्नोलॉजी में उतने समृद्ध नहीं है और यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे गर्मी के सीजन में गर्मी बहुत होता है। तो गर्मियों के सीजन में जब गर्मी बहुत होता है तो बहुत सारे लोग जिनके पास फ्रिज नहीं है वो लोग सोचते हैं कुछ ठंडा पिया जाए, तो ठंडा पिया जाए तो वो कोल्ड ड्रिंक खरीद लेते हैं। लेकिन ऐसे प्रदेश जो ठंडे हैं उन प्रदेशों में कोल्ड ड्रिंक उतनी महंगी नहीं बिकेगी जितनी महंगी गर्म प्रदेश में बिक रही है। सो मांग की विभिन्न लचीलता के कारण ही मूल्य विभेद देखने को मिलता है। अगला, एकाधिकारी व्यक्ति किस पर नियंत्रण रख सकता है? अब एकाधिकारी किस पे नियंत्रण रख सकता है भाई बताइए? जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा है वैसे वैसे संख्या कम होती जा रही है लोगों की। क्यों भाई, छोड़ दिए क्या पढ़ाई? ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? तो एकाधिकारी, एकाधिकारी की बात हो रही है तो आपको पता ही होगा कि एकाधिकारी क्या होता है। किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है, किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है, अकेला विक्रेता होता है, अकेला विक्रेता होता है। और ये क्या करता है? ये दो तरीके से अपने लाभ को अधिकतम करता है। पहला तरीका तो ये होता है कि अर्थव्यवस्था में जितनी मांग होती है उससे कम पूर्ति करता है, अर्थात उत्पादन करता है, ताकि जब किसी वस्तु की मांग अर्थव्यवस्था में ज़्यादा होगी और वो वस्तु अर्थव्यवस्था में कम मौजूद होगी तो उस वस्तु की कीमत को बढ़ा करके वो अपने लाभ को अधिकतम कर सकता है। और दूसरा तरीका ये होता है लाभ कमाने का कि जितनी तेजी से मांग बढ़ रहा है ना उतनी तेजी से ही वो पूर्ति भी बढ़ाता है, लेकिन अब ये ज्यादा वस्तुओं को बेच करके कम मार्जिन पे ज्यादा लाभ कमा रहा है, ज्यादा वस्तुओं को बेच के कम मार्जिन पे ज्यादा लाभ कमा रहा है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि या तो उत्पादन या तो कीमत, बिल्कुल ठीक है। अगला, कि स्टेकल वर्ग के देहाधिकार के मॉडल में कुर्नाट की आचरण कल्पना किससे संबंधित है? चलिए भैया, क्या उत्तर आ रहा है? हाँ, क्या बोल रहे हैं और कोई? ठीक है, तो ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। देखिए, स्टेकल वर्ग का अगर जो आप मॉडल पढ़ेंगे ना तो ये मॉडल क्या बताता है कि एक जो नेता फर्म होता है ना, अब नेता फर्म क्या होता है? जिसके कीमत को सभी लोग स्वीकार करते हैं। तो एक नेता फर्म पहले अपना आउटपुट स्तर को चुनता है, फिर जो दूसरी फर्म होती है अर्थात नेता को जो अनुसरण करने वाली जो अनुयायी फर्म होती है वो नेता फर्म की पसंद को देखने के बाद अपने आउटपुट के स्तर को चुनती है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अर्थात जो नेता फर्म होता है वो क्या करता है? पहले चुनाव अपना ये करता है और उसके बाद जो अनुयायी फर्म होता है वो नेता फर्म का ही अनुसरण करता है। तो जितने लोग भी सी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अगला, कि एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा सिद्धांत को किसने विकसित किया? एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा सिद्धांत को किसने विकसित किया? बच्चों वाला प्रश्न है। ठीक है, तब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किसने लिखा था भाई? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किसने लिखा था? चेम्बरलिन ने ना। तो उसी में उन्होंने एकाधिकार की अवधारणा को विकसित किया था। तो जितने लोग भी चेम्बरलिन की बात बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि अपूर्ण प्रतिस्पर्धा अर्थात इम्परफेक्ट कंपटीशन को आधुनिक सिद्धांत किससे प्रेरित हुआ? चलिए भैया, अपूर्ण प्रतियोगिता, क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं
डी बोल रहे हैं, और कोई? ठीक है, तो जितने लोग भी कोई सही नहीं करेगा। पियरो सत्राफा, ठीक है, पियरो सत्राफा नाम के एक अर्थशास्त्री हुए, और ये 1926 की बात है। 1926 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। 1926 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इकोनॉमिक्स जर्नल, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बताया? इसमें इन्होंने क्या बताया? इसमें इन्होंने जो लेख लिखा उसमें इन्होंने पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार की आलोचना की। इन्होंने पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार की आलोचना की, और इन्होंने कहा कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार की जो स्थिति है ये संदेहास्पद है। जो अपूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति है ये स्थिति सही होती है अर्थव्यवस्था में। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि फर्म के सिद्धांत में मूल्य निर्धारण नियंत्रण एक प्रतियोगी फर्म उसके अनुसार, थोड़ा आराम से करिएगा पढ़ के, ठीक है, ठीक है, चलिए। सीमा कीमत निर्धारण सिद्धांत, सीमा कीमत निर्धारण सिद्धांत किसने दिया था भाई? ये थियरी किसने दी थी? अब देखिए, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आपके पेपर में ये प्रश्न आ जाएगा तो आपको लगेगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आ गया। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बहुत आसान सा प्रश्न है ये, ठीक है ना। और ये अल्पाधिकार से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये अल्पाधिकार से संबंधित है। चलिए, ठीक है, ठीक है। तो ये दिया था जेएस बैन के द्वारा। तो फर्म के सिद्धांत में मूल्य निर्धारण नियंत्रण एक प्रतियोगी शर्त है, ये जेएस बैन के द्वारा कहा गया, और उन्होंने अल्पाधिकार के अंतर्गत एक सिद्धांत दिया जिस सिद्धांत का नाम था सीमा कीमत निर्धारण सिद्धांत। और सीमा कीमत निर्धारण सिद्धांत के अंतर्गत बैन साहब ने यह कहा था कि देखिए भैया, जो अल्पाधिकार होता है ना, तो अल्पाधिकार में जो फर्म होती हैं वो ये क्या करती हैं, यहाँ पे कार्टेल का निर्माण होता है। तो कार्टेल क्या होता है? स्वतंत्र फर्मों का संगठन होता है। तो सारी फर्में आपस में मिल करके कीमत को कम से कम निर्धारित करती हैं, वस्तुओं की कीमत को कम से कम निर्धारित करती हैं, ताकि नई फर्मों के प्रवेश, ताकि उद्योग में नई फर्मों का प्रवेश न हो, ठीक है। तो कीमत को इतना कम कर दीजिए ताकि कोई नई फर्म अगर जो उद्योग में एंट्री करना चाहती है तो वो एंट्री ना कर पाए। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, थोड़ा एडजस्ट करना होगा। चलिए अब बता दीजिए, सभी लोग लाइक शेयर करते रहा करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, कि मान लीजिए कि एक एकाधिकारी प्रतियोगी फर्म पर एक मुश्त कर लगा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? एकाधिकारिक प्रतियोगिता फर्म पे, तो मान लीजिए जब फर्मों पे एक मुश्त कर लगा दिया जाएगा, मतलब एक ही बार आपको कर देना होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिल सकती है? चलिए भाई बताइए, अगर जो फर्म पर एक मुश्त कर लगा दिया जाए तो क्या स्थिति देखने को मिलेगी? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं सर? ए बी। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि संतुलन की अवस्था समान होगी, लेकिन लाभ का स्तर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि भैया जब कर लगाया जाएगा, जब टैक्स लगाया जाएगा, जब कर लगाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि कर की दर जब बढ़ेगी तो अब ये जो लाभ इसका होगा ना, जो विक्रेता का लाभ होगा, अब उसी लाभ में से वो कर दे देगा। तो जब कर दे देगा तो लाभ का स्तर उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है?
एकाधिकारी प्रतियोगिता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए बताइए। सो ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, एकाधिकार प्रतियोगिता की अवधारणा किसने दिया था? चेम्बरलिन ने दिया था। क्या कहा था? कहा था कि भैया अनेक अनेक विक्रेता हैं लेकिन समरूप नहीं, बस बल्कि विभेदित वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। विक्रय लागत की बात ये करते हैं। फर्मों में प्रवेश होने एवं छोड़ने की स्वतंत्रता है। फर्मों को उद्योग में प्रवेश होने और उद्योग को छोड़ने की बिल्कुल स्वतंत्रता है। अपूर्ण ज्ञान है। क्या उत्तर आ रहा है? ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं? ये पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है। तो फर्मों के बीच आत्मनिर्भरता नहीं होती है। एकाधिकार के अंतर्गत फर्मों के बीच आत्मनिर्भरता नहीं होती है। सारे फर्म स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु को बेचने वाले बहुत सारे होते हैं, अर्थात अनेक विक्रेता होते हैं, लेकिन ये समरूप वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं, ये विभेदित वस्तु का उत्पादन करते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि जब आप बस या ट्रेन में यात्रा किए होंगे तो एक व्यक्ति आता है, 5 पावर बैंक ही साथ में 5 पावर बैंक ही साथ में लिया रहता है, और जितने भी पावर बैंक होते हैं वो रूप में, रंग में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में सब एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, और एक दूसरे का फर्म के साथ कोई लेन देन नहीं होता है, तो फर्मों के बीच कोई भी आत्मनिर्भरता नहीं देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गैर सहयोगी अल्पाधिकार मॉडल में एक फर्म नेता के रूप में और दूसरी अनुयायी के रूप में कार्य करती है? खूबसूरत सा प्रश्न है। और दोस्तों, आप लोगों की जो इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे, और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, बिल्कुल सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में मैं ही एप्लीकेशन पे पढ़ाता हूँ। ईमानदारी से पढ़िए, कम से कम 210 क्लास या 220 क्लास देता हूँ, उसमें पूरी आपकी थियरी कंप्लीट हो जाएगी। एक बार अगर जो आपने थियरी कंप्लीट कर लिया, आपको फिर कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। साथ ही साथ थियरी तो मैं पढ़ाता ही वहाँ पे, आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स का मैं वहाँ पे नोट्स भी देता हूँ अपनी खुद की हैंड राइटिंग का। अगर जो एक बार इस नोट्स को आप प्राप्त कर लेंगे तो जिंदगी में दोबारा कभी भी आपको फिर नोट्स इधर उधर से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो एक तरफ थियरी पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी धीरे धीरे बेहतर हो जाए। आपको यहाँ पे करंट भी करवाए जा रहे हैं और प्रीवियस की क्वेश्चन पेपर सब कुछ कवर कराया जा रहा है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिल रहा है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन केवल और केवल 2000 एडमिशन फीस 2000 रुपये है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो आप एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर जो आपको अलग से केवल इकोनॉमिक्स के नोट्स चाहिए, आपको अलग से केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, प्रीवियस के क्वेश्चन, तो अलग से भी सारी चीजें मिल जाएंगी। बाकी आप बैच ज्वाइन करते हैं तो उसमें सारी चीजें अवेलेबल होंगी। क्या उत्तर आ रहा है भाई? डी बोल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले किया गया था ना हम लोग, इस प्रश्न को कुछ देर पहले किया गया था कि नहीं किया गया था? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, इस टेकल वर्ग मॉडल, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस गैर सहयोगी अल्पाधिकार मॉडल में एक नेता फर्म होती है और दूसरा अनुयायी होती है, और जो नेता फर्म निर्धारित करता है ना, उसी का ये क्या करती है? अनुसरण करती है। तो ये इस टेकल वर्ग मॉडल में कहा गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि कीमत निर्धारण की स्वचालित नीति किसके लिए बनाई जाती है? कीमत निर्धारण की स्वचालित नीति क्या होती है भाई, बताइए। कीमत निर्धारण की स्वचालित नीति क्या होता है? हाँ, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, और कोई? ठीक है, ठीक है, सी बोल रहे हैं। ठीक है, तो कीमत निर्धारण की स्वचालित नीति का मतलब क्या है कि
जैसे बाजार है, तो बाजार में बहुत सारे विक्रेता हैं, तो एक जो विक्रेता है ना, वो अपनी कीमत को कम से कम निर्धारित कर देता है, अपनी कीमत को कम से कम निर्धारित कर देता है, अपनी वस्तु को कम से कम कीमत पर बेचता है ताकि अन्य फर्में को उतना लाभ ना हो सके। जैसे पार्ले जी है, तो पार्ले जी 5 रुपये में आज भी बिक रहा है। अगर जो बिस्किट पार्ले जी, मान लीजिए कि अगर जो अपनी कीमत बढ़ा दिया होता तो आज 5 रुपये में शायद इंडिया में बिस्किट मिलता। बहुत मुश्किल है कि 5 रुपये में बिस्किट मिलता, ठीक है, क्योंकि 5 रुपये में तो पहले पैकेट वाला दूध आता था, अब तो वो भी नहीं आ रहा है। लेकिन पार्ले जी क्या किया कि पार्ले जी अपने प्रोडक्ट की कीमत को कम से कम रखा, ताकि अगर जो कोई और बिस्किट उत्पादित करने वाली फर्म आएगी ना, तो 5 रुपये में वो बिस्किट पैकिंग करके मार्केट में बेच के उस पर जीएसटी भी दे करके किस तरीके से लाभ कमाएगी। तो कीमत निर्धारण की जो स्वचालित नीति बनाई जाती है वो इसलिए बनाई जाती है ताकि हम न्यूनतम लागत को रखें और उत्पादन प्राप्त करने के लिए। और जब हम न्यूनतम एक सेकेंड, हाँ क्या हुआ, एक सेकेंड, नहीं, न्यूनतम लागत कैसे, ये हुआ प्रतियोगियों को व्यवसाय से बाहर निकालने के लिए, अर्थात स्वचालित कीमत निर्धारण की स्वचालित नीति के अंतर्गत जो फर्म होती है ना, वो अपने प्रोडक्ट को, अपनी वस्तु को कम से कम कीमत पर बेचती है ताकि कोई नई फर्म उद्योग में एंट्री ना कर पाए। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता की बचत की अवधारणा किस नियम पे आधारित है। अब उपभोक्ता की बचत की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, तो सर्वप्रथम ड्यूपिट ने दिया था। उपभोक्ता की बचत की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, ड्यूपिट के द्वारा दिया गया था। उपभोक्ता की बचत की अवधारणा विकसित किसने किया, तो उपभोक्ता की बचत की अवधारणा को विकसित करने का कार्य मार्शल साहब को जाता है। और उपभोक्ता का बचत होता क्या है, तो उपभोक्ता की बचत का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु को परचेज करने के लिए, किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो मूल्य आप देने को तैयार हैं और वास्तविक रूप से जो मूल्य दे रहे हैं उसी के बीच का अंतर ही उपभोक्ता का बचत होगा। तो उपभोक्ता की बचत की अवधारणा सर्वप्रथम ड्यूपिट ने दिया था, विकसित किसने किया था, मार्शल ने किया था। उपभोक्ता की बचत होती क्या है, तो किसी वस्तु को परचेज करने के लिए, किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो मूल्य आप देने को तैयार हैं और वास्तविक रूप से जो मूल्य दे रहे हैं उसी का जो बीच का अंतर होता है वही उपभोक्ता का बचत कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक फ्रिज खरीदने गए, आपको लगा बड़ी गर्मी है यार, फ्रिज की जरूरत है, तो आप सोचे कि एलजी का फ्रिज हमें खरीदना है और 40,000 रुपये आप लेकर के जाते हैं कि 40,000 रुपये में हम एलजी का फ्रिज खरीद लेंगे। लेकिन जब एलजी के शोरूम में आप जाते हैं तो पता चलता है कि आपको वो फ्रिज 35,000 रुपये का मिल जा रहा है। इसका मतलब कि 5,000 रुपये आपका क्या हो गया, बचत हो गया। 5,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, तुष्टिगुण ह्रास नियम, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बताता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बताता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है, और जब मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है तो उस वस्तु की मांग को हम कम कर देते हैं, जिसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। ठीक है, गोसेन का प्रथम नियम या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को हम बढ़ाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है, उपयोगिता कम होने लगती है तो हम उसकी मांग को कम कर देते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि उपभोग न केवल आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभ बिंदु है बल्कि अंतिम बिंदु है। इस प्रकार आर्थिक क्रिया का सही क्रम क्या है, एक आर्थिक क्रिया का सही क्रम क्या होता है, चलिए भाई बताइए। तो अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि भैया अर्थव्यवस्था में वस्तु की मांग कैसे क्रिएट होती है, उसकी पूर्ति कैसे होती है। थोड़ा आराम से करिएगा। ये पूछ रहा है कि उपभोग न केवल आर्थिक इकाई क्रियाओं का प्रारंभ बिंदु है बल्कि अंतिम बिंदु है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं का सही क्रम क्या है, तो आर्थिक क्रिया का सही क्रम क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर जी सबसे पहले तो हम लोग वस्तुओं की मांग करते हैं ना सर, हम लोग मांग करेंगे अर्थात हमें सबसे पहले किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी, और जब इस वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, इस वस्तु को खरीदेंगे अर्थात इस वस्तु की मांग करेंगे, और जब हम मांग करेंगे तो उसके एवज में हम क्या करेंगे, पैसा देंगे और उससे वस्तु खरीदेंगे।
अर्थात हमें आवश्यकता पड़ी, हमने मांग किया अर्थात हमने पैसा दिया, आर्थिक क्रिया हुई, और उसके बाद जब हम मांग किए तो एक उत्पादक क्या करेगा, पूर्ति करेगा। पूर्ति करेगा मतलब एक उत्पादन उस वस्तु का उत्पादन करेगा, एक उत्पादक उस वस्तु का उत्पादन करेगा, और जब वो उत्पादन करेगा तो हम मांग करके और उसे जब पैसा दे देंगे, जब उसे हम पैसा दे देंगे तो फिर इस वस्तु का हम क्या कर लेंगे, उपभोग कर लेंगे, इस वस्तु का हम उपभोग कर लेंगे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले मनुष्य की आवश्यकता होती है, आवश्यकता के बाद मनुष्य के पास पैसा होता है तो वो आर्थिक क्रिया करता है, फिर उत्पादन, और उत्पादन के बाद उसकी मांग की पूर्ति हो जाती है अर्थात वो उपभोग करता है। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं सारी बातें, समझ में आ रही है कि नहीं सारी बातें? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र से कौन संबंधित है, चलिए भाई बताइए। गोलू जी, राम जी, अरिजीत प्रताप सिंह जी, अजित प्रताप सिंह जी, अनीता सैनी जी, सुनीता गुप्ता जी, नौशाद अली जी, सतीश कुमार गुप्ता जी, शशि पाल जी, मोहम्मद शाहिद जी। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक ठीक। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सो इजी सी बात है भाई, अर्थशास्त्र की दो शाखाएं होती हैं, एक होती है समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, किसी एक यूनिट का अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी एक व्यक्ति के आय के बारे में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, किसी एक परिवार के बारे में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, किसी एक उद्योग के बारे में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, किसी एक फर्म के द्वारा हम लोग किसी एक फर्म का अध्ययन हम लोग कर सकते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी एक यूनिट का अध्ययन होता है, और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था, जैसे कि हम राष्ट्रीय आय की बात करें तो राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था में समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है ना। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था, जैसे राष्ट्रीय आय की बात करें, प्रति व्यक्ति आय की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो किसी देश की प्रयोज्य आय, मतलब किसी देश की जो कुल आय होगी वो क्या होगा, समष्टि अर्थशास्त्र का ये विषय होगा, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था के संपूर्ण पहलुओं का हम लोग अध्ययन करते हैं, और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की किसी एक इकाई अर्थात एक यूनिट का अध्ययन करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी अगला, कि किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य कहलाता है। चलिए भाई, ये प्रश्न आपको पेपर में कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, मेहनत जारी रखिए, मेहनत जारी रखिए। बिना मेहनत के ज़िंदगी में किसी को कुछ मिला नहीं है, और जिसने मेहनत किया है उसका हाथ कभी खाली नहीं रहा है। बशर्ते जिस दिन आप अपने आप से खुद से ये बात कह पाए कि यार हम मेहनत कर रहा हूँ या मैं मेहनत कर रही हूँ, उस दिन आप मान के चलिएगा कि सफलता बहुत दूर नहीं है, एक कदम दूर है सफलता बस। जिस दिन आप अपने आप से ईमानदारी पूर्वक ये बात कह सकें कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, उस दिन आप मान के चलिए कि सफलता बहुत दूर नहीं है, एक कदम और, थोड़ी सी मेहनत की और ज़रूरत, थोड़ा और पेशेंस की ज़रूरत। और अगर जो आप अपने आप से ये बात नहीं कह पा रहे हैं तो भाई मेहनत करिए, पढ़िए, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं, बिना प्रयास के कुछ होने वाला नहीं। चलिए अगला प्रश्न क्या उत्तर आ रहा है। और जितने भी हमारे स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, चाहे आप नए हो चाहे पुराने हो, जितना मैं एप्लीकेशन पे आपको करा रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ, जितने कंटेंट में दे रहा हूँ, एक लाइन भी छूटना नहीं चाहिए, सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, रिवीजन करनी चाहिए। यूट्यूब पे आप हमें प्रैक्टिस करते रहिए, आप पेपर दे के आइएगा, बच्चों का खेल नहीं लगेगा तो फिर आप हमें बताइएगा, क्योंकि हम एक दो दिन आप लोगों के साथ मेहनत करने वाले नहीं हैं, हम निरंतर मेहनत करने वाले आप लोगों के साथ, और तब तक हैं जब तक आपका सिलेक्शन नहीं मिल जाता है। बशर्ते आप पढ़िए तो सही, मैं तो आपको इतना कंटेंट दूंगा, इतना कंटेंट दूंगा कि आप
मेहनत करेंगे तो यार खुद इजीली सारी चीजें कवर होती चली जाएंगी, बशर्ते आप मेहनत करिए। जितना भी कंटेंट दिए जा रहे हैं एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पे, एक बार दो बार पढ़ते रहिए उसको, जितना भी समय हो उतना समय दीजिए। और एक बात और समझिए, जिंदगी में हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपको बहुत समय मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब भी आपको अपने लिए थोड़ा भी समय मिलता है, 10 मिनट भी समय मिलता है, आधे घंटे भी समय मिल रहा है, तो मोबाइल की स्क्रॉलिंग मत करिए, मोबाइल में टिक टैक का फेसबुक मत देखिए, 10 ही मिनट पढ़ लीजिए यार। 10 मिनट में अगर जो आप पढ़ लेंगे लागत जनित मुद्रास्फीति क्या होता है, मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होता है, उपभोग फलन को आप पढ़ लेंगे, 10 मिनट में पढ़ लेंगे, एक खूबसूरत सा टॉपिक तैयार हो जाएगा, एक प्रश्न आपके पेपर में यहाँ से पूछा जाएगा। तो 10 मिनट भी पढ़ सकते हैं, 20 मिनट भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हमको जब 2 घंटे का टाइम मिलेगा, हमें 10 घंटे का टाइम मिलेगा तो हम पढ़ेंगे। घर में बैठे बैठे मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं। पढ़िए, मेहनत करिए। हो सकता है कि ये बातें एक दो लोग को बुरी लग सकती हैं, लेकिन भाई देखिए, आप यहाँ पे पढ़ने आए हैं, हमारी नैतिकता है, हमारी जिम्मेदारी है कि मैं आपको वो बात बताऊं जो सही है, क्योंकि कंपटीशन इतना आसान नहीं है जितना आसान लोग सोचते हैं, अपने दिमाग में बनाए रखते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद होता है ना, सकल घरेलू उत्पाद होता है ना, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि किसी विशेष वर्ष में, किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत आय में किसे छोड़कर सबको शामिल करते हैं, बताइए क्या उत्तर होगा भाई? व्यक्तिगत आय में किसको छोड़कर सबको शामिल करते हैं? एक होता है व्यक्तिगत आय, दूसरा होता है मौद्रिक आय, एक होता है वास्तविक आय। ये सब पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पढ़िए भैया। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं डी बोल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बार बताया हूं आपको कि व्यक्तिगत आय में हम कर को सम्मिलित नहीं करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? ये भी तो सही है यार, अवितरित कारपोरेट लाभ, ये भी तो नहीं सम्मिलित होता है। एक से ज्यादा उत्तर इसमें सही होगा क्या? ठीक है, ठीक है। फार्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए। व्यक्तिगत आय इज इक्वल टू क्या होता है? राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, उसमें से क्या हम माइनस करते हैं? अवितरित लाभ को। अवितरित नहीं यार, इस प्रश्न में कुछ गड़बड़ी है, एक सेकेंड रुक जाइए। व्यक्तिगत आय में को छोड़ करके तो अवितरित कारपोरेट लाभ को थोड़ी सम्मिलित करते हैं। इसमें तो ये दोनों ठीक होना चाहिए ना, सी और डी दोनों ठीक होना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग आयकर को भी तो नहीं सम्मिलित करते हैं ना इसमें। ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, चलिए ठीक है, दो अगर जो ऑप्शन सही है तो जो पहला वाला ऑप्शन होता है उसी को टिक कर दिया जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, कल मैं थोड़ा इसको और वो कर दूंगा। कल मैं इसको जब क्लास को स्टार्ट करूंगा तो मैं इसको ठीक से करा दूंगा। उसमें मैं आप लोगों को व्यक्तिगत, मौद्रिक और वास्तविक आय में तीनों में अंतर बताऊंगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी अभी के लिए यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। अगला, कि मेहनताना और वेतन प्लस घर पर भुगतान किए गए लाभांश प्लस विदेशों से मिली घटक आय प्लस सरकार से और मिली अंतरण राशि माइनस व्यक्तिगत आयकर किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? क्या उत्तर होगा भाई? क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, हाँ, तो अब बात सही हो जाएगी। तो अब जितने लोग भी ये बोल रहे हैं व्यक्तिगत
अविशिष्ट आय सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा मेहनताना और वेतन, जैसे मेहनताना और वेतन प्लस घर पर भुगतान किए गए लाभांश प्लस विदेशों से मिली आय घटक आय प्लस सरकार से मिली अंतरण राशि माइनस व्यक्तिगत आयकर इज इक्वल टू व्यक्तिगत अविशिष्ट आय होता है। सो ऑप्शन नंबर सी, काफी पेन पास में रखिए, थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास करिए। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम संकेत कौन है? अब देखिए आर्थिक विकास जो होगा ना, ये विकासशील देशों में होगा। आर्थिक विकास कहाँ पे होगा? विकासशील देश में होगा, विकासशील देश में होगा। और आर्थिक विकास हो रहा है इसका मतलब कि उस देश की राष्ट्रीय आय, उस देश की राष्ट्रीय आय, उस देश की प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, उस देश की आधारभूत संरचना, जैसे उस देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, सब कुछ बेहतर हो रहा है। और सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि उस देश में मानव कल्याण में बेहतरी हो रही है। मानव कल्याण में क्या हो रही है? बेहतरी हो रही है। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, जितने लोग भी बोल रहे हैं अस्थाई लागत पर राष्ट्रीय आय, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि हिंदू वृद्धि दर से मतलब है। हिंदू वृद्धि दर की बात किसके द्वारा की गई थी? हिंदू वृद्धि दर की बात किसके द्वारा की गई थी? प्रोफेसर राजकृष्णा के द्वारा, प्रोफेसर राजकृष्णा के द्वारा। चलिए भाई बताइए क्या उत्तर आ रहा है। लाइक और शेयर सभी लोग वीडियो को किया करिए, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और आपको वहाँ पे लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि राजकृष्ण ने इस पद का उपयोग किया कि इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि करीब 3.5% सालाना दर्शाई गई है। सो ऑप्शन नंबर बी। अब हिंदू वृद्धि दर आपको पढ़ना पड़ेगा, ये पूरा टॉपिक बनता है। अगला कि द इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन ऑफ इंडिया इन रिसेंट टाइम्स, यह जानी मानी कृति लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है भाई? किसके द्वारा लिखी गई है? द इंडस्ट्रियल इवैल्यूएशन ऑफ इंडिया इन रिसेंट टाइम्स, ये किसकी कृति है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है, ये गाडगिल साहब का है, DR गाडगिल का। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला जीएनपी और जीडीपी के बीच क्या अंतर होता है? जीएनपी और जीडीपी, क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो आराम से करिए, जीडीपी और जीएनपी में अंतर बताइए। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर किया करिए। क्या उत्तर आ रहा है? सी बोल रहे हैं। ठीक है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात अगर जो हम लोग जीडीपी की बात करें तो इसमें भौगोलिक सीमा के अंदर वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को लिया जाता है। लेकिन जो जीएनपी होता है ना, इसमें विदेशों से अर्जित आय को भी शामिल किया जाता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि विदेशों से प्राप्त निवल कारक, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि प्रतिनिधित्व कौन सा, राष्ट्रीय आय का प्रतिनिधित्व कौन सा सूत्र करता है? राष्ट्रीय आय का इसमें सूत्र कौन सा है बेसिकली आपको बताना है। राष्ट्रीय आय का इसमें से फार्मूला कौन सा है आपको बताना है। क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, तो देखिए भाई बताइए ऑप्शन नंबर। तो NI अर्थात नेशनल इनकम इज इक्वल टू क्या होता है? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू C प्लस S प्लस T। ठीक है,
एनआई क्या है? ये आपकी राष्ट्रीय आय है। एनआई क्या बताता है? राष्ट्रीय आय को, राष्ट्रीय आय को बताता है। ठीक है। सी आपका क्या बताता है? तो जो सी है वो उपभोग को बताता है। सी उपभोग को बताता है। आई क्या बताता है? तो आई जो है वो निवेश को बताता है। आई क्या बताता है? निवेश को बताता है। जी क्या बताता है? तो जो आपका जी है वो सरकारी व्यय को, सरकारी व्यय, सरकारी व्यय को बताता है। एक्स माइनस एम क्या बताता है? तो ये एक्स जो है ये निर्यात को और एम जो है ये आयात को बताता है, अर्थात आयात और निर्यात को। एक्स निर्यात को और एम क्या बताता है? आयात को, आयात को बताता है। एस ये जो सी है ये क्या बताता है? ये बताता है आपके उपभोग को, ये बताता है आपके बचत को, और ये बताता है आपके कुल व्यय को। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% सी हो जाएगा कि सी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन को माना जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं ना, तो उसमें पेंशन को हम लोग शामिल नहीं करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं? पेंशन को नहीं शामिल करते हैं। उसमें हम लोग छात्रवृत्ति को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्यों नहीं शामिल करते हैं भाई? क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, डी होगा, डी होगा, क्योंकि ये भी तो दे रहा है ना कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी और y इज इक्वल टू सी प्लस टी। ठीक है ठीक है, डी इसका उत्तर डी होगा। हाँ, राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त एक से अधिक। ठीक है, सेवानिवृत्ति के पश्चात या हम बात करें सेवानिवृत्ति के पास बाद एक कर्मचारी पेंशन पाता है, या एक छात्र अगर जो छात्रवृत्ति पाता है, या कोई अगर जो उपहार पाता है, जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, सरकार के द्वारा जब दिया जाता है, तो इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंतरण अदायगी है, और इसे हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सरकार पैसा तो लोगों को दे रही है, लेकिन इसके एवज में व्यक्ति कोई अपनी सेवा नहीं दे रहा है। जैसे एक पेंशन प्राप्त कर्मचारी है, तो कर्मचारी तो घर पे बैठा है, ठीक है, सरकार के लिए कोई काम थोड़ी कर रहा है, लेकिन फिर भी सरकार उसको पेंशन दे रही है। एक छात्र है, तो वो स्कूल में पढ़ रहा है या महाविद्यालय में पढ़ रहा है, तो छात्रवृत्ति तो उसे मिल रही है, लेकिन क्या वो सरकार के लिए काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। सरकार उपहार देती है, लैपटॉप टैबलेट देती है, तो सरकार जब लैपटॉप टैबलेट देती है तो छात्रों से ये थोड़ी कहती है कि भाई आप हमें पैसा दीजिए। तो इसे हम राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते हैं। अगला, कि किसी विशेष वर्ग के लिए भारत की नाममात्र जीडीपी 14,500 और वास्तविक जीडीपी 500 है, तो जीडीपी डिफ्लेक्टर का मूल्य क्या होगा? चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अब यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी क्या होता है आपको जाननी चाहिए, नहीं जानते हैं तो भाई, नामात्र जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी, नामात्र या नॉमिनल जीडीपी, ये कितना दिया गया? नामात्र जीडीपी जो है वो कितना दिया गया? वो दिया गया है 14,500, और वास्तविक जीडीपी कितना दिया गया? वास्तविक जीडीपी जो आपका दिया गया है वो कितना दिया गया? वो दिया गया है 500। अब बताइए भाई, अब बताइए, तो ये औस्फीति आपसे पूछ रहा है, ये जीडीपी डिफ्लेक्टर अर्थात औस्फीति आपसे पूछ रहा है। और औस्फीति क्या होता है? औस्फीति क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेक्टर या जीडीपी औस्फीति क्या होता है? जीडीपी औस्फीति, ठीक है, जीडीपी अपस्फीति क्या होता है भाई? ये क्या होता है? इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, नॉमिनल
जीडीपी अपन रियल जीडीपी इंटू 100। चलिए फार्मूले में रख लीजिए, 14,500 बटा 500 इंटू 100। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 दूना 10, 5 चौको 20, 5 दूना 10, 9 पच्चीस 40, सॉरी 9 पच्चीस 40। ठीक है, और हाँ 9 पच्चीस 40। ठीक है, अब 5 करने 5। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं 290 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि संकटकालीन न्यूनतम प्रयास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? खूबसूरत सा प्रश्न है कि संकटकालीन न्यूनतम प्रयास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? और जो लोग भी नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आप लोगों को इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार सिंपल सटीक साधारण भाषा में सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं। जैसे कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जा रही है, कंप्लीट आपको नोट्स दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। ईमानदारी से अगर ये सारे कंटेंट को आप एप्लीकेशन पे फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ भी छूटने वाला नहीं है भाई, सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग इतना पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं, कुछ नहीं छूटेगा, बशर्ते आप मेहनत से पढ़िए। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने कोर्स को आप वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, या अगर जो डायरेक्ट आप नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। अगर जो आपको इकोनॉमिक्स का अलग से नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। क्या उत्तर होगा भाई? ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? संकटकालीन न्यूनतम प्रयास सिद्धांत किसने दिया? तो जितने लोग भी लेवेंस्टीन बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेवेंस्टीन साहब ने न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि देखिए, जब अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति आय कम होगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उस अर्थव्यवस्था में जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होगी या जो विकासशील अर्थव्यवस्था होगी उसकी प्रति व्यक्ति आय में कमी आएगी, प्रति व्यक्ति आय में कमी आएगी, और प्रति व्यक्ति आय इतना कम हो जाएगा कि वो जीवन निर्वाह के बराबर हो जाएगा। जीवन निर्वाह के बराबर हो जाएगा अर्थात जीवन निर्वाह के बराबर होने का मतलब यह है कि लोगों के पास इतना ही पैसा आएगा कि वो अपने पैसे से रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाएंगे, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में लोगों की निवेश जो होगी वो होगी ही नहीं या कम रहेगी। तो जब निवेश कम होगी तो अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ जाएगा। तो मंदी से निपटने के लिए सरकार को अर्थव्यवस्था में न्यूनतम मात्रा में विनिवेश को बढ़ाना चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि होगी तो एक तरफ मांग बढ़ेगा, दूसरी तरफ पूर्ति बढ़ेगा। मांग और पूर्ति अगर जो सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा तो देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, ठीक है, तो समझ गए कि न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत क्या बताता है कि जब अल्प विकसित देशों में जनसंख्या बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय कम होती है, प्रति व्यक्ति आय जीवन निर्वाह के बराबर होती है, तो मतलब लोग रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाते हैं, निवेश कम हो जाता है, अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ जा रही होती है, तो सरकार को बड़े मात्रा यहाँ पे न्यूनतम मात्रा में निवेश बढ़ाना पड़ेगा, जिससे मांग और पूर्ति बढ़े और देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से इंट्रा उद्योग व्यापार मॉडल की पहचान करिए। इंट्रा उद्योग व्यापार मॉडल की पहचान करिए। क्या उत्तर आएगा भाई? क्या उत्तर आ रहा है? सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहा करिए। क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं डी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और कोई? ठीक, क्या उत्तर आ रहा है?
ये क्या होता है? इंट्रा उद्योग व्यापार मॉडल। इंट्रा उद्योग व्यापार मॉडल ये का मतलब ये होता है, अब देखिए सब हवा में तीर चला रहे हैं, सब हवा में तीर चला रहे हैं, ठीक है, सब हवा में चल रहे हैं, सब हवा में चल रहा है। इंट्रा उद्योग मॉडल का मतलब ये होता है कि दो देश होंगे, दो देश होंगे और दो देश एक जैसी वस्तुओं का विनिमय करेंगे या समान उत्पाद का विनिमय करेंगे, ठीक है। दो देश होंगे और दोनों देश एक जैसी वस्तु का विनिमय करेंगे, एक जैसी वस्तु का विनिमय करेंगे। जैसे हम कहें कि हम चाइना से, चीन से चावल का आयात कर रहे हैं और चीन को ही चावल का निर्यात भी कर रहे हैं, तो यही होता है इंट्रा उद्योग। और इंट्रा उद्योग मॉडल की अवधारणा ये नियो हैक्सर ओहलिन मॉडल है, ठीक है। तो नियो हैक्सर ओहलिन मॉडल के अंतर्गत इंट्रा उद्योग मॉडल की बात की गई थी और जिसके अंतर्गत दो देश एक जैसी वस्तुओं का ही व्यापार करते हैं। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि हैरड डोमर के अनुसार वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात को देखते हुए आवश्यक वृद्धि दर निम्नलिखित पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? अब अगर जो हैरड डोमर को आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे। सो इजी सी बात है, हैरड डोमर मॉडल क्या बताता है कि वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात को देखते हुए उन्होंने क्या कहा कि जो आवश्यक वृद्धि दर है वो पूंजी की सीमांत दक्षता पे निर्भर होगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास के लुईस सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? आर्थिक विकास के लुईस सिद्धांत की अवधारणा इसमें से कौन सी नहीं है? चलिए भाई बताइए। लाइक शेयर की संख्या बहुत कम है भाई, सभी लोग लाइक शेयर करते रहा करिए, ठीक है। लुईस की अवधारणा आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो लुईस साहब का जो मॉडल है वो द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पे आधारित है। लुईस साहब ने क्या कहा कि अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र होते हैं, एक लाइन में बता रहा हूं, पूरी जिंदगी भर आपको याद रहेगा। लुईस साहब ने ये कहा कि जो आपकी अर्थव्यवस्था है ना, जो आपकी अर्थव्यवस्था है ये दो क्षेत्रों में विभाजित होती है। एक है परंपरागत क्षेत्र, एक है परंपरागत क्षेत्र और दूसरा जो है वो क्या है, आधुनिक क्षेत्र। आधुनिक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र। तो पारंपरिक क्षेत्र को इन्होंने कहा कृषि, ठीक है, कृषि, और आधुनिक क्षेत्र में इन्होंने किसे रखा, उद्योग को रखा, ठीक है। क्या बोला भाई, चलिए बताइए पहले आप, ठीक है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने ये कहा कि जो ये कृषि क्षेत्र है या जो परंपरागत सेक्टर है ना, इसमें श्रम का अतिरेक पाया जाता है, श्रम का अतिरेक पाया जाता है, अर्थात जितने श्रमिक उत्पादन में लगे होने चाहिए उससे ज्यादा श्रमिक उत्पादन में लगे रहते हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी या दृश्य बेरोजगारी या प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। तो लुईस साहब का ये कहना था, या अच्छा लेविस और लुईस एक ही है कि अलग अलग है? सभी लोग कमेंट करके बताइए, लेविस और लुईस अलग अलग है कि एक ही है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए यहाँ पे लुईस की बात हो रही है, तो लुईस ने कहा कि अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र हैं, एक परंपरागत दूसरा आधुनिक। परंपरागत क्षेत्र में उद्योग आते हैं और इसमें आधुनिक में परंपरागत क्षेत्र में कृषि आता है और इसमें आधुनिक क्षेत्र में उद्योग आता है। तो कृषि क्षेत्र में श्रम का अतिरेक पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कृषि में जो श्रम का अतिरेक है इसे उद्योगों की तरफ भेजिए, श्रम के अतिरेक को उद्योगों की तरफ भेजिए, और जैसे ही कृषि में श्रम का उद्योग, जैसे ही कृषि सेक्टर में श्रम का अतिरेक खत्म हो जाएगा तो उद्योगों में श्रम शक्ति बढ़ेगी, और श्रम शक्ति बढ़ेगी तो उत्पादन का स्तर बढ़ेगा, उत्पादन का स्तर बढ़ेगा तो देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में श्रम आपूर्ति पूर्तियां बेलोचदार होती है, नहीं बेलोचदार नहीं होती है, लोचदार होती है। क्या होती है, लोचदार होती है। ग्रामीण एरिया में जो कृषि सेक्टर होता है
यहाँ पे जो श्रमिक हैं इन्हें उद्योगों की तरफ हम स्थानांतरित कर सकते हैं। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। तो लुईस और लेविस दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। कोई भी प्रश्न अब नहीं है, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए, सेशन कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैचेस देखने को मिल जाएंगे और सारे अलग अलग बैचेज है। और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में करवाए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सके, समझ सके और सफलता को सुनिश्चित कर सके। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, अर्थात कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत प्रकार की भ्रांति आपके सामने विद्यमान होती है। तो सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में आपको थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप जब चाहेंगे, जितनी बार चाहेंगे, जब भी चाहेंगे क्लासेस को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स दिया जा रहा है, मेरी खुद की हैंडराइटिंग का मैं नोट्स दे रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, आप टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर से देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिल रही है, इट मीन एक बार एडमिशन लेते हैं तो ये सारे कंटेंट ऑलवेज आपके पास रहेंगे। कोई नई वैकेंसी आएगी उसके लिए भी पढ़ना चाहेंगे, जब नया बैच प्रारंभ होगा आपको ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा, अलग से आपको फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन ओपन है, एडमिशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बिहार में बीपीएससी, टीआरई, बिहार में सेट और बेट के लिए बैच मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में सेट, उत्तराखंड में लेक्चरर, उत्तराखंड में एलटी, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ सेट, झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी, D++ भी अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए आपको बैच मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बहुत मजा आया। मिलते हैं हम लोग कल मिलते हैं एप्लीकेशन पे, फिर मिलते हैं यूट्यूब पे, फिर आप पढ़िए, आगे बढ़िए, मेहनत करिए। नमस्कार, धन्यवाद।